मॉर्निंग एवरीवन। बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन का हमारा टॉपिक चल रहा था, तो अभी हमने इजी ट्रांजैक्शंस उसमें सीखे थे। अभी थोड़ा सा हम अपने लेवल को उसमें हाई करेंगे, थोड़ा टिपिकल जो उसके इक्वेशंस आती हैं इनको कैसे सॉल्व करना है वो हम देखेंगे, राइट। तो मैं दो तीन ट्रांजैक्शंस लेकर आपको इसके क्वेश्चंस करा रही हूँ, राइट। तो फर्स्ट अपन एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। मैं क्वेश्चन ड्राफ्ट कर रही हूँ। तो क्वेश्चन है बिजनेस started with business started with cash है, इसमें अपन कैश ले लेते हैं 2 लाख, ओके। और स्टॉक है सपोज करो 70,000 एंड फर्नीचर इज़ 80,000, ठीक है। विजिबल है ना बेटा। तो ये एक मैंने इक्वेशन के लिए एक मैंने कंडीशन दी है। तो आपको याद हो तो जब मैंने कैपिटल के जो टर्म समझाई थी दैट टाइम मैंने कहा था एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस ऑनर केवल कैश के साथ भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, या फिर अपार्ट ऑफ कैश वो और भी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर सकता है, लाइक स्टॉक है ना। स्टॉक यानी जो गुड्स है उसके पास अनसोल्ड, या फिर फर्नीचर उसके पास हो, या फिर कोई और असेट्स हो। यानी एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, यदि क्वेश्चन में ये लिख रखा है बिजनेस स्टार्ट विद कैश, यानी बिजनेस अभी स्टार्ट हो रहा है, तो उस टाइम जो भी चीज़ वो इंट्रोड्यूस करेगा अपने बिजनेस में वो क्या है, उसकी कैपिटल है, ठीक है। तो बिजनेस में क्या क्या आ रहा है, कैश, स्टॉक, फर्नीचर। और आप जब देखोगे तो जो मैंने लाइबिलिटीज़ और असेट्स की जो मैंने समरी बनाई है उसमें आप देखोगे तो ये तीनों चीज़ किस में है, कंसिडर असेट्स में, ठीक है। तो इसको अपन कैसे शो करेंगे, थोड़ा इक्वेशन मैं यहाँ पे बनाती हूँ ताकि 2-3 इक्वेशंस को अपन यहीं सेट कर लेंगे। तो ये बीच में ये अपन ले लेते हैं लायबिलिटीज एंड ये असेट्स एंड दिस इज पर्टिकुलर। इसको अपन बोलते हैं एनालिटिकल टेबल, ठीक है। अब इसके अंदर असेट्स के कॉलम अपन ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट अपन बनाएंगे कैश का कॉलम एंड सेकंड स्टॉक, राइट। और फर्नीचर हम अपनी असेट्स का एक अकाउंट खुला हुआ है, राइट। और यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं कैपिटल के कॉलम से। एक कैपिटल का कॉलम अपन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद जैसे जैसे कोई लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ होगी अपन कॉलम इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो फर्स्ट अपना जो ट्रांजेक्शन है वो है कि एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस ऑनर इंट्रोड्यूस कैश 2 लाख, स्टॉक 70,000 एंड फर्नीचर इज़ 80,000। तो उसको कैसे लिखना है अपन को, हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट का जो असेट्स में कैश कितना है 2 लाख, 2 लाख लेकर आया है। वो स्टॉक का कितना अमाउंट का जो है गुड्स है 70,000 का है एंड फर्नीचर का है 80,000, ओके। और ये तीनों चीज़ें किस में कंसिडर होगी, कैपिटल में। और तीनों का टोटल कितना हुआ, ये हो गया आपका 3,50,000। तो उसकी जो कैपिटल कितनी हो गई बेटा 3,50,000, ठीक है। सेकंड ट्रांजेक्शन अपन लेते हैं गुड्स सोल्ड टू रमेश 20,000 in cash, right, and 30,000 on credit basis। पर इस ट्रांजेक्शन को समझेंगे बेटा अपन कि गुड्स हमने सेल किया है रमेश को कितने का 20,000, तो कैश में हमने सेल किया। 30,000 का क्या किया है, क्रेडिट, यानी कि हमने उसे उधार दिया है। तो यहाँ पर जो टोटल हमने गुड्स सोल्ड किया वो कितना गया बेटा, इन दोनों को प्लस कर देंगे
कितना गुड्स सोल्ड हुआ हमारा 50,000, यानी हमारे स्टॉक में 70,000 का गुड्स था और इसमें से हमने कितना सेल कर दिया 50,000 सेल कर दिया, ठीक है। और 20,000 तो हमारे पास हैंड टू हैंड कैश आ गया और 30,000 हमारा स्टिल अभी आउटस्टैंड, स्टिल अभी हमारा ड्यू है पार्टी की तरफ, ओके, यानी रमेश हमें ये बाद में देगा, ठीक है। अब इस ट्रांजेक्शन को हमने समझ लिया, अब इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप देखिए। तो फर्स्ट तो क्या है कि बेटा हर एक ट्रांजेक्शन को करने के बाद हम उसको कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाते हैं उसके टोटल को या बैलेंस को। तो आप यहाँ पर पहले लाइन ड्रॉ करो क्योंकि एक ट्रांजेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। तो आप यहाँ लिखोगे 2 लाख, यहाँ लिखोगे आप 70,000 एंड यहाँ पर 80,000, ठीक है। यहाँ पे हो गया 3,50,000 और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अपना है 2 गुड्स सोल्ड। हाँ, तो इसमें जो कैश में क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमने गुड्स सोल्ड किया 50,000 का, राइट, 20,000 कैश में, यानी कैश हमारे पास कितना आ गया बेटा 20,000, तो ये तो कैश में प्लस हो जाएगा और हमारा गुड्स कितना गया हमारे पास से 50,000, जो माइनस के टर्म्स है उसको अपन ब्रैकेट में शो करते हैं, राइट। अच्छा, अभी 30,000 हमारे पास, मतलब अभी ऐसा अमाउंट है जो रमेश हमें बाद में देगा क्योंकि हमने उसको क्रेडिट बेस पर सेल किया है, ठीक है। तो जिसको हम क्रेडिट गुड्स सोल्ड करते हैं वो क्या है हमारी बिजनेस के लिए डेटर्स, क्या है डेटर्स। तो यहाँ पर असेट्स का नया कॉलम खुल जाएगा डेटर और इसका इफ़ेक्ट यहाँ पर आएगा, कितने के डेटर अभी हमारे पास है 30,000 का। अब आप देखो इस ट्रांजेक्शन का इफ़ेक्ट क्या हुआ ये 50,000 माइनस हो जाएगा और यहाँ पर ये क्या हो गया 50, यानी कि ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो ये इक्वल होगी यहाँ पर और यहाँ पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, राइट। अब इसके टोटल को हम लेकर आएंगे नीचे, तो ये हो जाएगा 3,50,000 एंड दिस इज 30,000 एंड दिस इज 80,000 एंड ये हो गया आपका 20,000 और यहाँ पर हो गया आपका 2,20,000, ओके। अब इसके बाद अपन समझते हैं नेक्स्ट अपनी जो एंट्री अपन लिखते हैं वो है गुड्स परचेज फ्रॉम सुनील 80,000, राइट, एंड हाफ अमाउंट पेड। अब आप देखो हमने जो गुड्स परचेज किया वो कितने का परचेज किया 80,000 का। इट मीन्स मेरा जो स्टॉक है यानी जहाँ मेरे गुड्स अभी अनसोल्ड है वो कितने से रेज हो जाएगा, मेरा बढ़ जाएगा 80,000 से, राइट। और उसका आधा अमाउंट यानी कि 80,000 का हाफ मैंने पे कर दिया, लेकिन स्टिल अभी हाफ मुझे पे करना बाकी है, यानी वो मेरा लाइबिलिटी है। क्या हो गया, जिसको मुझे पे ऑफ करना वो क्या है मेरे लिए लाइबिलिटी है, यानी कि मैं उसको आज से तो कर मुझे वो अमाउंट उसको पे करना ही है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो अब इस ट्रांजेक्शन को हमने समझ लिया, अब इसको हम इक्वेशन में कैसे लेके जाएंगे। फर्स्ट आप लिखोगे गुड्स परचेज, राइट। तो मैंने क्या बोला था आपको, कितने का गुड्स आ गया अपने पास 80,000 का, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 80,000 और हाफ अमाउंट मैंने पे कर दिया, यानी कि 40,000 मेरे इसमें से माइनस हो जाएगा, बट स्टिल 40,000 अभी मेरा देना बाकी है। और जिससे मैं क्रेडिट बेस पे गुड्स परचेज करती हूँ ही इज़ माय क्रेडिटर, है ना। तो ये कौन है, मेरा क्रेडिटर है, यानी कि कितना अमाउंट मुझे पे करना है, लाइबिलिटी कितने की हो गई मेरी 40,000 की, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को समझ के फिर करना है। और अब इस को अपन नीचे लेकर आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1,80,000 एंड ये हो गया 1 लाख एंड ये हो गया 80,000 एंड दिस इज 30,000 एंड दिस इज 3,50,000 एंड दिस इज 40,000, ओके। ठीक है बेटा। अब अपन एक नया ट्रांजेक्शन ले लेते हैं, इसमें भी स्पेस भी है। हम लिख लेते हैं कि आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है 5,000।
सैलरी क्या है? बिजनेस का एक्सपेंसेस है। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग की मैंने टर्म आपको बताया था, जो ऐसा एक्सपेंसेस, कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस जो रिलेटेड टू ईयर, या इस साल का है, लेकिन जिसका पेमेंट हम कब करते हैं? नेक्स्ट ईयर में करते हैं। अब इसको समझते हैं अपन थोड़ा सा। लाइक जैसे क्या होता है बेटा, बिजनेस का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, मैं इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में समझा देती हूँ। जैसे जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यानी इस साल अप्रैल से स्टार्ट होगा और वो कब क्लोज होगा? 31 मार्च को। ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो 12 मंथ है, यानी सारा ये जो 12 मंथ का जो भी एक्सपेंसेस है वो 12 मंथ के अंदर ही होना चाहिए उसका पेमेंट। यदि कोई ऐसा एक्सपेंसेस है जो है तो इस 12 मंथ का, लेकिन उसका पेमेंट हो रहा है बाद में, जैसे कि सैलरी है। अब जैसे अब क्या होता है कि जैसे अपना जो मार्च का मंथ स्टार्ट हुआ वो कब से हुआ? 1 मार्च टू 31 मार्च। अब जितने भी वर्कर हैं वो यहाँ पर अपनी वर्किंग कर रहे हैं, इनको सैलरी कब मिलेगी? 31 मार्च को तो मिलेगी नहीं, मिलेगी तो नेक्स्ट मंथ में ना। जनरली क्या होता है, लोगों को सैलरी मिलती है या तो नेक्स्ट मंथ की जो कमिंग मंथ होता है उसमें 7th को या 10th को मिलता है। ठीक है, यानी जो सैलरी मिल रही है वो आपको पिछले महीने की मिल रही है, वो लेकिन कब मिलती है? या तो नेक्स्ट मंथ के 7th तक या फिर 10th तक। तो वो जो एक्सपेंसेस है यदि उस मंथ के लिए यदि काउंट किया जाए तो वो क्या होगा? आउटस्टैंडिंग, है ना। तो अब जैसे यहाँ हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया 31 मार्च, और इस मार्च मंथ की सैलरी कब जाएगी? अप्रैल में। तो मार्च के लिए वो जो अप्रैल में पेमेंट होगा वो क्या है? आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पर क्योंकि हमें अपने अकाउंट्स क्लोज करने होते हैं, राइट। यहाँ पे अकाउंट्स क्लोज करके हमको क्या निकालना पड़ता है? बैलेंस निकालना होता है कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, तो समझ गए मेरी बात को? ये नहीं, अब जहाँ पर आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है उसका मतलब आप समझ जाओ कि वो इस साल का तो एक्सपेंसेस था, लेकिन उसका पेमेंट अभी तक पूरे साल के अंदर नहीं हुआ। ठीक है, तो दिस इज़ आवर लायबिलिटी। और जो ये लायबिलिटी है यानी कि हमारा कौन सा कॉलम इंक्रीज हो जाएगा? लायबिलिटीज़ का कॉलम इंक्रीज हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, यानी इसका कैश में से तो ये माइनस नहीं हुआ ना, कैश में तो इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि हमने अभी इसको पे किया ही नहीं है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अदर असेट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो कैपिटल में से क्या हो जाएंगे? माइनस। जितनी भी इनकम है वो कैपिटल में क्या हो जाएगी? प्लस। लॉसेस माइनस एंड प्रॉफिट इज प्लस। क्यों? क्योंकि एट द लास्ट जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो ओनर की कैपिटल को इफेक्ट डालता है। ठीक है, आइदर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी या फिर वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये है एक्सपेंसेस, दैट्स वाई ये हमारी कैपिटल को इफेक्ट डालेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 5000 माइनस के, और यहाँ एक अलग से कॉलम अपन ड्रॉ कर लेंगे जिसको अपन लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और यहाँ लिख देंगे इसको 5000। तो ये यही प्लस हुआ यही माइनस हुआ तो नील हो गया। यहाँ लिख लेते हैं अपन आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है बेटा, तो अब इसको अपन ये नीचे लेकर आ जाएंगे इसको। तो ये हो जाएगा 1,80,000, 1,80,000 एंड 30,000। यहाँ हो जाएगा 3,45,000, दिस इज़ 40,000 एंड दिस इज़ 5,000, राइट। अब हम इनका टोटल कर लेते हैं। ठीक है, तो इनका टोटल यदि इक्वल है तो हमारी इक्वेशन, फिर आप इक्वेशन लिखकर उसको इक्वल कर दोगे। तो अपन इनका टोटल लगा लेते हैं। 2,80,000, 3,60,000, 3,90,000। हो गया 3,90,000। तो आप इक्वेशन लिखोगे क्या? असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, सॉरी आपको दिख नहीं रही, देखो असेट्स दोनों के टोटल कर लिया, देन आफ्टर आपने नीचे लिखा असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़, और यहाँ पर आप असेट्स में लिखोगे 3,90,000, और यहाँ पे कैपिटल कितनी होगी अपनी? 3,45,000, एंड अदर लायबिलिटीज़ कितनी है? 45,000। ठीक है, तो इक्वेशन सॉल्व हो गई हमारी। इस तरह से आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब एक अदर क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। ठीक है, पहले इसको आप नोट कर लीजिएगा, राइट। इसको अब 2 मिनट मैं इसको पॉज कर रही हूँ, आप नोट कर लिए इसको, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ओके। अब इसको अपन एक दूसरे क्वेश्चन से भी इसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। इसमें थोड़े से और टिपिकल ट्रांजेक्शन्स अपन लेकर आएंगे। ओके, तो वंस अगेन क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो बिजनेस स्टार्ट करना होगा अपन को। तो फर्स्ट अपन एंट्री लिख लेते हैं इसके, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 3 लाख, स्टॉक 50,000 एंड बैंक हो गया आपका 50,000 बैंक में। ठीक है, अब इस ट्रांजेक्शन को अपन सॉल्व करेंगे तो फॉर्मेट बना लेते हैं। ये assets and this is liabilities। कॉलम ठीक से बनाना बेटा, इसका फॉर्मेट मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो ये दिस इज़ कैश। पहले तो जो आपके क्वेश्चन में जितने अकाउंट ओपन है ना, ये अकाउंट आप ओपन कर लो। तो कैश के बाद पहले बैंक कर लो, देन आफ्टर आप स्टॉक कर लो। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल। ओके, अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। एनालिटिकल टेबल। ओके, देन बिजनेस स्टार्ट, बिजनेस स्टार्ट। यस, कहाँ कहाँ लिखना है अपन को? फर्स्ट लिखेंगे अपन 3 लाख, और बैंक में 50,000 एंड स्टॉक में भी 50,000। और इन तीनों का टोटल कहाँ आएगा बेटा? इन तीनों का टोटल आएगा कैपिटल में। कितना होगा वो? 4 लाख। ओके, इस ट्रांजेक्शन को अपन नीचे लेकर आएंगे। 4 लाख, 50,000, 50,000, 3 लाख। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अपन नोट करते हैं। गुड्स सोल्ड टू रवि 20,000 एट 20% प्रॉफिट और मार्जिन, कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है ये ना। यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा कि हमने रवि को गुड्स सोल्ड किया कितने का? 20,000 रुपीज़ का, जिसमें हमने मार्जिन कितना ऐड किया? 20%। यानी हमने इसको कितने का सेल किया? पहले 20,000 का आप 20% निकालो तो कितना आएगा ये? 4,000, राइट। यानी मैंने कितने का सेल करा इसको? 24,000 का, राइट। यानी 20 का मैंने 24 में बेचा है तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? 4,000 का। समझ में आ गया? तो मेरा स्टॉक कितने का गया? फर्स्ट ऑफ ऑल 20,000 का। ठीक है, या तो मुझे ये कैश में अमाउंट मिल रहा होगा या फिर ये मेरा डेटर होगा। यदि क्वेश्चन में पार्टी का नाम है कि हमने किसको सेल किया है और हमने ये नहीं लिखा हुआ कि कैश में है या क्रेडिट में है, तो आप उसको क्रेडिट मानोगे। फिर दोबारा समझ लो, यदि क्वेश्चन में पार्टी का नेम मेंशन है और ये नहीं लिखा हुआ कि ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है और क्रेडिट बेस पे हुआ है, तो उसे क्रेडिट माना जाएगा, राइट। तो ये हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो हमने 20,000 का गुड सोल्ड किया कितने में? 24 में। यानी कि हमें जब भी रवि पैसा देगा वो 20 देगा या 24 देगा? यस, 24 देगा। ओके, तो हम इसको कैसे मेंशन करेंगे? तो आप पहले ट्रांजैक्शन लिखो, गुड्स सोल्ड, जिसको हम क्रेडिट बेस पे गुड्स सोल्ड करते हैं, ही इज आवर डेटर। तो अपन यहाँ लिखेंगे पहले डेटर का कॉलम अपन रेज करेंगे, देन आफ्टर इस ट्रांजेक्शन को अपन नोट करेंगे। अब आप देखो, स्टॉक में से मेरा कितने का गुड्स गया? 20,000 का, राइट। और मेरा डेटर कितने का बना? 24,000 का।
और मुझे प्रॉफिट कितना हुआ 4000। जितने भी प्रॉफिट है वो मेरी कैपिटल को क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। तो मैं यहाँ पर क्या प्लस कर दूँ 4000, ठीक है। अब इसमें अपन बाकी के किसी को कोई इफेक्ट नहीं आया तो वहाँ पे नील कर देंगे अपन, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके इस ट्रांजेक्शन को नीचे ले आएंगे अपन। तो 3 लाख, ये कितना हो गया 30,000, एंड दिस इज़ 50,000, एंड दिस इज़ 24,000, और यहाँ पर हुआ ये 4,04,000। ओके, नेक्स्ट है अपना ट्रांजेक्शन, अपन लेते हैं नेक्स्ट, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, और यहाँ लिखते हैं अपन 5,000 कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू 6,000। ये क्वेश्चन मैंने आपको शीट में भी दे रखे हैं, जो आपको शीट मैंने बाद में आपको दी है, और क्वेश्चंस के मैंने जो पीडीएफ में आपको क्वेश्चंस भेजे हैं उस तरह के क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। तो उनमें आपको मिल जाएंगे इस तरह के आपको ट्रांजेक्शन्स। तो गुड्स लॉस बाय फायर। ओके, अब एक बात आप मुझे बताएं कि जैसे हम बिज़नेस रन कर रहे हैं, हमने सपोज़ करो कि इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ आपको, एक सेकेंड। हाँ ओके, अपन यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। सपोज़ करो कि मेरे पास 50,000 का जो गुड्स है वो मैंने परचेज़ किया फर्दर सेल के लिए, मैंने फर्दर सेल के लिए परचेज़ किया। यानी कि मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि मैं इस जो गुड्स को इसमें मैं ऐड करूँगी अपना 20% मार्जिन, और मैं इसको ऐड करूँगी कितने का, सेल करूँगी कितने का 60,000 का। यानी 50,000 का गुड्स मैंने परचेज़ किया है, और मैं उसमें 20% मार्जिन ऐड करके उसको मैं कितने पे सेल करूँगी 60,000 पे, ठीक है। ये मेरा एक अजम्पशन है, ये मैंने सोचा है कि मैं इसमें 20% मार्जिन ऐड करके इसको सेल करूँगी। सपोज़ करो इस 50,000 में से मुझे अपने घर के लिए 5,000 का गुड्स मुझे निकालना पड़ गया, यानी कि इसको क्या बोलते हैं अपन, ड्राइंग। या ये हुआ कि चोरी हो गया, थेफ्ट, राइट। या ये हुआ कि ये गुड्स 5,000 का आग से जल गया, यानी गुड्स लॉस बाय फायर, राइट। या यूँ हुआ कि मैंने इस सारे गुड्स को क्या कर दिया, चैरिटी कर दिया, 5,000 के जो गुड्स है उसको। यानी मैंने ये सोचा था कि 50,000 का मैं गुड्स सेल करूँगी और मैं 60,000 में 10,000 रुपये का मार्जिन अर्न करूँगी। लेकिन कुछ ऐसे रीज़न हुए कि जिस वजह से मुझे ड्राइंग करना पड़ गया कि 5,000 का गुड्स मुझे मेरे घर में काम में आ गया, या चोरी हो गया जिसमें तो मेरा कोई वही नहीं है, या फिर आग से जल गया, किसी वजह से ऐसा हुआ, या मैंने चैरिटी में दे दिया। अब ये जो 5,000 का जो गुड्स था इसको मैंने ख़रीदा था, यानी मेरा कॉस्ट तो लगी 5,000 रुपीज़, लेकिन मैंने इसमें प्रॉफिट अर्न नहीं किया, है ना। तो इसकी वैल्यूशन में, अब यदि मान लो इसको मैं प्रॉफिट अर्न करती तो कितना होता, इसका 20% मैं ऐड करती इसके अंदर तो कितना होता, ये 6,000 होता। यानी मैंने 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न नहीं किया ना, यानी कि मेरा जो 5,000 रुपये का लॉस हुआ ना, 6,000 का लॉस हुआ या 5,000 का हुआ। भाई ये तो 20% मार्जिन तो मैं जब अर्न करती ना, जब मैं उसको सेल करती, सेल नहीं किया तब तक तो मेरा 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट लग गया, है ना। तो मेरा जो एक्चुअली लॉस हुआ वो कितना हुआ, 5,000 को हुआ। ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि यदि मान लो मेरा गुड्स किसी भी वजह से कम हो रहा है, यानी कि चाहे वो ड्राइंग की वजह से कम हो रहा है, या लॉस बाय फायर हो रहा है, या थेफ्ट हुआ, यानी कि सेल के अलावा यदि मेरा गुड्स रिड्यूस हो रहा है किसी भी रीज़न से, तो हमेशा उसकी वैल्यूशन कॉस्ट वैल्यू पर होगी, ना कि मार्केट वैल्यू पर। इज़ दैट क्लियर, समझ गए। तो अपन इसकी वैल्यूशन किस पे करेंगे, 5,000 की, क्योंकि मुझे एक्चुअल लॉस कितने का हुआ, 5,000 का। अब अपन इसको नोट करते हैं, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ठीक है। तो मेरा गुड्स कितने का लॉस हुआ, 5,000 का, राइट। ये मेरा लॉस है, तो ये मेरी सीधा मेरी कैपिटल को इफेक्ट डालेगा, तो दोनों तरफ से ये माइनस हो जाएगा, है ना। तो अब इस ट्रांजेक्शन को अपन आगे कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 लाख
99,000 एंड ये हो जाएगा 25,000, 3,50,000 एंड 24,000। ओके, अब एक ट्रांजेक्शन और ले लेते हैं अपन, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस ये अपना ले लो आप 4,000 का ले लो, 4,000 का ले लो आप। प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी कि वो हमारा इस ईयर से रिलेटेड नहीं था, यानी कि जो कमिंग नेक्स्ट ईयर था उसका हमने एक्सपेंसेस पहले ही पे कर दिया और इसकी सर्विस अभी हमें इसकी सर्विस को हमें लेना है और इस पर हमारा ही राइट है, तो ये इसको आज नहीं तो कल हम इस सर्विस को ले लेंगे। ठीक है, तो जिस पे हमारा राइट है वो किस में कंसिडर होगा, असेट्स में। तो इसको कैसे शो करेंगे आप, कैश में से, क्योंकि ये एक्सपेंसेस तो अभी हो गया तो कैश में से माइनस हो जाएगा और असेट्स में ये अमाउंट ये इंक्रीज हो जाएगा। इसका और कहीं पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये उस साल से रिलेटेड नहीं है। और ये हो गया आपका 2,96,000। ओके, एक नॉर्मल सा अपन ट्रांजेक्शन ले लेते हैं, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में कमीशन रिसीव्ड हुआ। ठीक है, तो ये क्या है, यानी कि अभी हमने उसकी सर्विस पे नहीं की और उससे पहले ही हमें इनकम आ गई, तो जब तक अब इसकी सर्विस पे करना हमारी क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। तो लायबिलिटी हो गई तो लायबिलिटी में अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा, इससे अपन बोलते हैं एडवांस इनकम। ओके, तो कितने से हो जाएगा ये, इसका अमाउंट कितना था 5,000, तो हमने इसका अमाउंट लिख दिया यहाँ पर 5,000 और कैश में प्लस हो जाएगा ये, क्योंकि ये भी करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है तो अपन इसको भी कैपिटल में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं डालेंगे। तो ये अमाउंट हो जाएगा अपना 5,000, 3,99,000, 4,000, 24,000, 50,000 एंड 25,000 और ये हो जाएगा आपका 3,01,000। ठीक है, तो अब इसकी अपन टोटलिंग कर लेते हैं असेट्स की। तो अपन यहाँ पे इक्वेशन बना लेते हैं, इधर बना के समझा देती हूँ मैं आपको। तो ये हो जाएगा असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। ओके, असेट्स को अपन प्लस करें तो ये हो जाएगा 4,04,000 और ये हो जाएगा आपका 4,04,000 यानी 3,99,000 एंड प्लस 5,000 तो इक्वल। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल राइट है। तो इस तरह से अपन इस क्वेश्चंस को करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर और जो आगे फर्दर और इसके जो टफ क्वेश्चंस है वो अपन करेंगे। ठीक है।